सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ini bangkai गिलास वाला रिकॉर्डिंग और ले जा। लाइट पता जला तो खूब अति नया वीडियो। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन अर्थात गर्भ निरोधन के अस्थायी विधि के बारे में बतलाया, साथ ही साथ मैंने आपको एमटीपी जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं, प्रेरित गर्भपात कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। मैंने आपको ये बतलाया किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण करने की अस्थायी विधि और अस्थायी विधि कौन कौन सी होती है। आज का मेरा जो ये वीडियो है यह इनफर्टिलिटी अर्थात जनन अक्षमता पर आधारित है। हमारे माइंड में जनन अक्षमता का एक डायग्राम यह बन जाता है, मतलब क्या कहता है, पिक्चर यह बन जाता है कि अगर कोई दंपति, कोई कपल, कोई स्त्री पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो वह जो है बांझ है, नपुंसक है। स्त्रियों के लिए हम लोग बांझपन इस्तेमाल करते हैं और पुरुषों के लिए नपुंसकता इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है बांझपन, नपुंसकता, वह अस्थाई निसंतान का अवस्था होता है जिसके कारण कोई दंपति संतान उत्पन्न करने में बिल्कुल असक्षम होता है, वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। जनरल मेथड द्वारा, जो प्रकृति द्वारा जो दिया हुआ मेथड है, जो विधि है कि एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे और संतान प्राप्त होगी, उसके द्वारा वह संतान प्राप्त नहीं करेगा। कब? जब वह स्त्री या पुरुष स्टेरिलिटी अर्थात नपुंसकता या बांझपन का शिकार है। लेकिन इनफर्टिलिटी का तात्पर्य हो जाता है जनन अक्षमता। जनन अक्षमता का मतलब जनन करने में असक्षम होना। तो जब कोई असक्षम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि असक्षमता हमेशा के लिए अस्थायी तौर पर बनी हुई रहेगी। हो सकता है अभी किसी कारणवश वो असक्षम है और कुछ समय बाद वह जनन करने के योग्य हो जाए। और ये जो जनन अक्षमता है उसके कुछ कारण हो सकते हैं, उसे प्रॉपर जानकारी नहीं है कि हम कब रिलेशन बनावे, किस प्रकार से रिलेशन बनावे।
या फिर उसके शरीर में, उसके खान पान में, उसके रहन सहन में किसी प्रकार का कोई दोष है जिसके कारण संतान उत्पन्न कर नहीं पा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी, जनन अक्षमता कहेंगे। मैंने यहां लिखा है जब कोई 35 वर्ष से कम, 35 वर्ष मैंने यहां इसलिए लिखा क्योंकि 35 वर्ष तक के उम्र में पुरुष और स्त्री में जो होता है ना, ऊर्जा काफी अधिक रहती है, उसमें कामोत्तेजना बहुत अधिक होती है, और उस दौरान जो है वह पूर्णतः सेटिस्फेक्शन के साथ एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए एक दूसरे से रिलेशन बनाता है, और जब रिलेशन बनाता है तो उस दौरान जो है गर्भ धारण करने की संभावनाएं, संतान उत्पन्न करने के जो मार्ग होते हैं वो खुल जाते हैं, गर्भ धारण करने की संभावनाएं जो है प्रबल हो जाती है। लेकिन जब कोई स्त्री 35 वर्ष से कम उम्र का कपल, स्त्री पुरुष, कपल मतलब स्त्री पुरुष, नियमित असुरक्षित संभोग यानी डेली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बावजूद 1-2 वर्ष के बाद भी किसी कारणवश संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है, यानी 35 वर्ष तक का कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री पुरुष है, और साल भर से 2 साल से वह क्या कर रहा है? एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है, अनप्रोटेक्टेड जो है वह सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे संतान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी अर्थात जनन अक्षमता कहेंगे। जबकि बांझपन, अस्टिलिटी का तात्पर्य शिशु उत्पन्न करने की पूर्ण अयोग्यता होती है। अब टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी को हम लोग जानेंगे, यानी इनफर्टिलिटी के कारण कौन कौन से प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो जनन अक्षमता का 2 स्टेज, 2 प्रकार होता है। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसे हम लोग प्राथमिक जनन अक्षमता कहते हैं, और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसे हम लोग द्वितीय इनफर्टिलिटी अर्थात जनन अक्षमता कहते हैं। प्राथमिक इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? प्राथमिक इनफर्टिलिटी का मतलब हुआ कि जब कोई स्त्री पुरुष कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाए, उसका आज तक उसको संतान का सुख नहीं मिला है, पत्नी या स्त्री कभी भी गर्भवती नहीं हुई है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। लेकिन जब कोई स्त्री पुरुष को एक संतान हो चुका है, पहले से भी उसको संतान की प्राप्ति हो चुकी है, भले वह संतान आज मौजूद है या मौजूद नहीं है, या स्त्री ने गर्भ धारण किया लेकिन वह गर्भ धारण करने के बाद बच्चे को जन्म दी या किसी कारणवश जन्म नहीं दे पाई, लेकिन जब दूसरे संतान उत्पन्न करने की चाहत उसमें आई और वह सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी सेकेंड चाइल्ड उससे उत्पन्न नहीं हो रहा है, दूसरी बार स्त्री गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। मतलब पहला संतान उत्पन्न करना संभव हुआ या पहला संतान उत्पन्न करने के लायक था, लेकिन दूसरा संतान वह उत्पन्न करने में असक्षम हो रहा है, अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। मैंने यहां लिखा है जिस स्त्री पुरुष ने पूर्व में कभी संतान उत्पन्न किया हो या स्त्री कभी गर्भवती हो चुकी हो, भले ही आज किसी कारणवश वह निसंतान हो और दोबारा संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो, उसे द्वितीयक जनन अक्षमता कहेंगे। अब देखेंगे जनरल कारण क्या हो सकते हैं, जनरल काउज क्या हो सकते हैं अक्षमता के स्त्री और पुरुष में यानी मनुष्य में। काउजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन, मानव में इनफर्टिलिटी का जनन अक्षमता का कारण फिजिकल कारण हो सकता है, शरीर की क्रियाओं में कोई दोष आ गया हो, कंजेनिटल डिजीज हो सकता है, जन्मजात कोई रोग हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकता है, स्मैक, हेरोइन, चरस, गांजा कुछ जो है वो ड्रग्स लेता हो, किसी बुरी लत का, बुरी आदत का शिकार हो, वह शराब पीता हो या कोई नशा करता हो, इम्यूनोलॉजिकल कारण हो, उसके अंदर प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो, या पर्यावरण संबंधी कोई कारण हो, इन्वायरमेंटल कारण हो, एसटीडी हो अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी लैंगिक संसर्ग रोग हो, फूड और लाइफ स्टाइल भोजन या जीने का शैली हो, हार्मोनल इम्बैलेंसी यानी हार्मोन का असंतुलन हो, ये सारे कारण जो है कोई भी इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं, जो सामान्य कारण है और हर व्यक्ति को जाना चाहिए। इसी के अंदर से जो है मेडिकल व्यू से कारण निकाले जाते हैं। जब हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जब किसी डॉक्टर से मिलने सलाह करने जाते हैं, तो वह हमसे इसी के अंतर्गत जो है जाकर के अपने मेडिकल साइंस के आधार पर हमसे सवाल करता है या हमारा टेस्ट करवाता है और उसके आधार पर वह जो है दवा या सुझाव देता है। देखिए काउजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी के कारण
सबसे पहले लिखा मैंने वैरियोसिली। वैरियोसिल का मतलब हो गया टेस्टिस के वेन्स की, टेस्टिस में जो वेन होते हैं वह इनलार्ज हो जाता है, अतिवृद्धि कर लेता है, जो स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित करता है। रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, जिसे ड्राई इजेकुलेशन भी कहते हैं, यानी इजेकुलेशन में जो रसखलन हो रहा है, मैथुन की क्रिया में जो वीर्य निकल रहा है उसकी मात्रा बहुत कम है, जिसके वजह से वेजाइना तक स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है, या वेजाइना तक सीमेन नहीं पहुंच पा रहा है, स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है, उसका वहां डिपोजिशन नहीं हो रहा है। तीसरा मैंने लिखा ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब हो गया समानता प्रति मिलीलीटर वीर्य सीमेन में स्पर्म की संख्या 15 से 20 मिलियन होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है और रिलेशन बनाता है, उसके 1 ml सीमेन में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? 15 से 20 करोड़ तक होती है। यदि शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा कम हो, जो निषेचन करने के लिए जितनी आवश्यक है शुक्राणु, उतनी संख्या में अब शुक्राणु नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। और यह भी जो है आपको इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। मेरे मित्रों, यहां मैंने इसके चौथे कॉज को दर्शाया है, एंजियोस्पर्मिया, जिसे हम वैसी स्थिति के रूप में जानते हैं जब वीर्य में शुक्राणु मौजूद नहीं रहता है। एस्थेनोजोस्पर्मिया, इसमें शुक्राणु की गमन दर कम होती है, यानी रेट, जो मोटिलिटी रेट होता है वह कम होता है, या वीर्य में शुक्राणु कमजोर होता है। टेट्रेटोजूस्पर्मिया या टेरेटोस्पर्मिया, जिसे हम लोग शुक्राणु की दोषपूर्ण आकारकी के रूप में जानते हैं, यानी शुक्राणु का जो शेप होता है वह शेप अपने सही रूप में नहीं रहता है, उसमें कोई न कोई डिस्टरबेंस होता है। नेक्रोस्पर्मिया, वीर्य में जीवित गमनशील शुक्राणु की कमी होती है। एस्पर्मिया, वीर्य में अनुपस्थित होता है, वीर्य जो रहता है, सीमेन जो रहता है वह अनुपस्थित होता है। क्रिप्टोजूस्पर्मिया, वीर्य में अस्कंदित शुक्राणु की उपस्थिति होती है। क्रिप्टोऑर्किडिज्म, टेस्टिस का फैल हो जाना, टेस्टिस जो होता है वह अपने स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाता है, वह ऊपर उदर में ही रह जाता है, उसको हम लोग क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं कि टेस्टिस का उदर में ही रह जाना, उदर में ही रह जाना, अर्थात स्क्रोटम में नहीं पहुंचना, स्क्रोटम में नहीं पहुंचना। जनरल वे में क्या देखते हैं कि जब बच्चा जो है 5 महीने से 7 महीने से ऊपर हो जाता है, तो बच्चा 7 महीने जब पहुंचता है तो उसमें क्या होते हैं, जो उसके टेस्टिस एब्डोमेन में रहते हैं, वो एब्डोमेन से टेस्टिस जो है वह स्क्रोटम वृषण कोष में पहुंच जाता है। किस रास्ते? इंजिनल कैनाल के रास्ते। लेकिन अगर यह नहीं हो पाए, जन्म लेने के 1 साल बाद तक भी बच्चे के साथ जो है टेस्टिस उसके सही पोजीशन में स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाए, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। और तब हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है इंजेक्शन उस बच्चे को देते हैं। स्क्रोटल हर्निया, यानी हर्निया का शिकायत हो जाना, यानी आंत के उतरने का शिकायत हो जाना। हाइड्रोसील, जल वृषण, यानी स्क्रोटम में जो है जल की अतिवृद्धि हो जाना। लॉस ऑफ फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज की मात्रा घट जाना। फाइलेरिया या फाइलेरियसिस, इसका मतलब हो गया जिसे हम लोग हाथी पांव या पील पांव बीमारी कहते हैं, जिसमें पैर जो होता है वो काफी मोटा हो जाता है और इसका असर जो है अंडकोश पर भी पड़ता है, वृषण कोष पर भी पड़ता है। तो फाइलेरियसिस इफेक्ट ऑन टेस्टिस या स्क्रोटम।
डायजोस्पर्मिया कसे अंतःवस्त्र यानी टाइट जो होते हैं इनर वियर पहनने से गर्म वातावरण के कारण या शुक्राशय के संक्रमण के कारण शुक्राणु में कमी आ जाने को हम लोग क्या कहते हैं, डायजोस्पर्मिया कहते हैं। और काइटिस शुक्र ग्रंथि या वृषण शोथ यानी शुक्र ग्रंथि या वृषण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा ज्यादा हो जाना या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब हो गया कि जब सेक्स स्थापित कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही तुरंत जो है पेनिस से स्पर्म और सीमेन जो है रिलीज हो जाता है। जबकि जनरल वे में हम लोग क्या देखते हैं कि जब पुरुष और स्त्री जब सेक्स कर रहे होते हैं तो इंजॉयमेंट के एक्सट्रीम पॉइंट पर यानी चरम सीमा पर जब वो उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंचते हैं तब जाकर के उसके पेनिस से क्या होता है, स्पर्म और सीमेन निकलता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही संबंध बनाता है, संबंध बनाने के तुरंत कुछ देर बाद जो है उसके पेनिस से सीमेन बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं। ये पुरुष में होने वाले ये सारे जो कंडीशन है, इन कंडीशनों के वजह से पुरुष में नपुंसकता देखने को मिलती है। पुरुष में क्या कहता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। नपुंसकता नहीं बोलेंगे, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। और स्त्री में जो इनफर्टिलिटी का कारण होता है वो ये सारे कारण है जो मैं यहां लिखा हूं। एनोव्यूलेशन यानी अंडाशय अंड निक्षेपण नहीं कर पाता है। ओवरी जो है, ओवरी से ओवुलेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। ओलिगो ओवुलेशन सामान्यतः स्त्री में 28 से 32 दिनों पर एमसी आता है। हम जानते हैं कि 28 दिनों के अंतराल पर क्या होता है, स्त्रियों में वेजाइना के रास्ते ब्लड और म्यूकस निकलता है। लेकिन जब ओलिगो ओवुलेशन हो जाएगा तो उसमें जो है 28 से 32 दिन पर एमसी नहीं बल्कि एमसी का जो डेट होता है वो आगे चला जाता है, जिसके वजह से साल में 8 से कम एमसी आते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगो ओवुलेशन कहते हैं। लेस प्रोजेस्टेरोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसकी कमी से, प्रोजेस्टेरोन या एलएच हार्मोन की कमी से आपको स्त्रियों में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। हाइपर लैक्टिनेमिया, लैक्टीन हार्मोन का बढ़ जाने से अंडे जो है फंसे रह जाते हैं। इंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में दोष आ जाना या सर्विक्स में दोष आ जाना, जिसको ग्रीवा कहते हैं। एंटी स्पर्म यानी एंटीबॉडीज की उपस्थिति, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज की उपस्थिति से जो है स्त्रियों में आपको इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलता है। योनि वृद्धि जब दोष युक्त हो जाता है। ट्यूबल इनफर्टिलिटी यानी अंडवाहिनी का क्षतिग्रस्त होना या सही से काम नहीं करना। आइडियोपैथिक इनफर्टिलिटी निषेचन का असफल हो जाना। हाइड्रोसिलपिनेक्स यानी अंडवाहिनी नली में रुकावट आ जाना। गोनोरिया और ल्यूकोरिया जिसे हम लोग एसटीडी बीमारी कहते हैं, इन बीमारियों के कारण से भी ये क्या है, एक प्रकार के एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो स्त्रियों में होते हैं। इनके वजह से भी स्त्री जो है इनफर्टिलिटी का शिकार होती है। तो ये सारे पुरुष और स्त्री में होने वाले इनफर्टिलिटी के बायोलॉजिकल कारण, मेडिकल कारण है, मेडिकल काउज है। और हम किन चीजों का पालन करके, किन से बच करके या कौन से दवाओं का, कौन से सर्जरी का सहारा लेकर के हम इन सारे जो दोष है उन दोषों का निवारण कर सकते हैं, संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं, उसको मैं इसके बाद आपको बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने अभी बतलाया कि पुरुष और स्त्री में जो इनफर्टिलिटी के कारण हैं वो कौन कौन से कारण से कोई भी पुरुष या स्त्री संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो सकती है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर कौन से उपचार, कौन सी सावधानियां, कौन सी विधि का हम इस्तेमाल करें जिसके द्वारा संतान का हम लोग प्राप्ति कर सके, निसंतान दंपति को भी संतान का सुख मिल सके। तो एक मेथड तो टेस्ट ट्यूब बेबी का होता है जो मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको ट्रीटमेंट बतलाने जा रहा हूं। देखिए, जिन कारणों से भी पुरुष या स्त्री में जनन अक्षमता होने की संभावना रहती है उन कारणों से उसे बचना चाहिए। जैसे टाइट फिटिंग इनर वियर नहीं पहनने चाहिए, संश्लेषित कपड़े, सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं, इनर वियर होते हैं, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। गर्म वातावरण, खाना पीना, रहन सहन,
व्यसन, बुरी आदत जो उसके जनन क्षमता को प्रभावित करती है, उससे बचना चाहिए। इन सारे चीजों से हम बच करके अपने आप को संतान के सुख पाने के काबिल बना करके रख सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों में विटामिन ई, सी और B12 इनका इस्तेमाल पुरुषों को करने का सलाह दिया जाना चाहिए। क्लोमीफोन साइट्रेट का प्रत्येक महीने 25 दिनों तक 25 से 50 mg 3 माह तक सेवन करना चाहिए। HCG ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HCG हार्मोन 500 IU को हफ्ते में 1-2 बार इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ा देता है। डेक्सामेथासोन द्वारा एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को ठीक किया जा सकता है। स्त्रियों में कौन कौन से उपचार के साधन हैं? क्लोमिफेन साइट्रेट, HCG, FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिम्बोत्सर्जन को ठीक करती है, यानी डिम्बोत्सर्जन का मतलब हो गया ओवुलेशन को ठीक करती है। ओवेरियन डायथेरमी द्वारा ओवेरियन फॉलिक्यूल को ठीक किया जाता है। ट्यूबोप्लास्टी द्वारा ट्यूब को ठीक किया जाता है। डेक्सामेथासोन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को सर्विक्स में ठीक करता है। ये सारे जो है ये उपचार हैं जिनके द्वारा जनन अक्षमता के लिए जो जवाबदेह कारण हैं उन कारणों को दूर करने का कार्य हो सकता है। मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको यह लेकर आऊंगा ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें हम लोग जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी का उत्पादन कैसे करते हैं, इंसेमिनेशन क्या होता है, सरोगेट मदर, हम कैसी माताओं को सरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। ये क्लास मेरा अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहता है तो कृपया आप हमसे कमेंट सेशन में आकर के सवाल करें। हम अगले वीडियो में जरूर आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी विजिबिलिटी की गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चाहते हुए भी इन असुविधाओं को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। दूर करते हैं, फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम सामने में आ रहा है, लेकिन आप लोग उन प्रॉब्लमों में ही अपने रास्तों को निकालने का प्रयास कीजिए और वीडियो को कंसस होकर देखिए। अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने रिलेटिव्स के बीच में उसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।